ओ काश मैंने अपनी मम्मी की बात मान ली होती तो आज मुझे ये नहीं देखना पड़ता। मैं हूं विवेक और आप देख रही हैं हंटिंग वर्ड्स। अपने कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और एक बार फिर से डर को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हो जाइए। इस स्टोरी पर आगे बढ़ूं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उस दिन मैं रामनगर स्टेशन पर रुककर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। मेरे पास साइकिल भी थी। मैंने सोचा कि मैं वाल्मीकि नगर जा रहा हूँ, अपनी साइकिल को ट्रेन में ही लटका दूंगा और वहाँ के विजुअल देखने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन आज सुबह से मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जब सुबह उठा तो उठते के साथ ही बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। साइकिल लेकर रास्ते में आया, साइकिल पंचर हो गई। पंचर बनवाने के बाद मैं स्टेशन पर पहुंचा तो स्टेशन पर ट्रेन भी लेट थी। घर से निकलने से पहले मुझे मम्मी ने रोका, लेकिन मम्मी की बात मैंने नहीं मानी और तब से लेकर अब तक मेरे साथ केवल बुरा ही होता आया है। लेकिन इस बात को मैंने इग्नोर कर दिया और सीधा रामनगर स्टेशन पर अपनी साइकिल लेकर पहुंच गया। जहां आने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी ट्रेन 4 घंटे बाद आएगी, यानी कि 2 बज जाएंगे और मुझे वाल्मीकि नगर घूमकर वापस अपने घर भी आना था। मैं अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करने लगा और रिजल्ट ये निकला कि 7 बजे तक मैं अपने घर पर चला जाऊंगा। लेकिन किससे पता था 7 तो 7 बजे हैं, मैं रात के 12 बजे तक भी घर पर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने स्टेशन पहुंचकर टिकट कटवा ली, क्योंकि मेरी ट्रेन पैसेंजर थी। तो उस समय किराया काफ़ी कम था, मात्र 10 रुपये। टिकट कटवा के मैं स्टेशन पर बैठ गया। स्टेशन पर बैठने के बाद काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत भी की और बातचीत करते करते कब समय बीत गया मुझे पता भी नहीं चला और थोड़ी देर बाद मेरी ट्रेन आ गई। मैंने ट्रेन में अपनी साइकिल को लटका दिया। मैं चुपचाप ट्रेन में बैठ गया, क्योंकि मैंने वाल्मीकि नगर की टिकट कटवा ली थी। ट्रेन ने हॉर्न दिया और ट्रेन रामनगर प्लेटफार्म को छोड़कर आगे बढ़ने लगी। काफी लोग चढ़े और एक बूढ़ा साधु मेरे बगल में आके बैठ गया। मैंने उसकी हुलिये की तरफ देखा तो वो थोड़ा बहुत अघोरी की तरह लग रहा था। उसे देखने के बाद ऐसा लगा कि उसने अपने बालों में कभी भी शैम्पू या साबुन का यूज नहीं किया। जटें इतनी लंबी लंबी थी कि मानो अगर अंधेरे में कोई आदमी देख ले तो खुद डर जाए। और देखते ही देखते वो अघोरी बाबा मुझसे बात करने लगा। मुझसे कहने लगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं वाल्मीकि नगर जा रहा हूँ। तो अघोरी कहने लगा तुम्हारा जाना वहाँ उचित नहीं। और इस बात को उस अघोरी बाबा ने कई बार रिपीट किया, लेकिन सभी बातों को मैंने एक कान से सुना, दूसरी कान से निकाल दिया, क्योंकि मैं उस समय किसी भी साधु संत पर उतना बिलीव नहीं करता था। 1 घंटे के बाद मेरा स्टेशन वाल्मीकि नगर आ गया, जहाँ पर मैं उतर गया। लेकिन उतरते समय मैंने उस अघोरी की आंखों में देखा तो वो सिर्फ मुझे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कह रहा है, लेकिन मैंने अपनी नज़र उसके नज़र से हटा ली और स्टेशन पर उतर गया। और उतरने के बाद देखता हूँ कि मात्र 2-3 ही पैसेंजर उस स्टेशन पर उतरे हैं, और वो भी सब फैमिली वाले थे, जिनको अपने अपने किसी रिश्तेदारों के घर पे जाना था। जब मैं स्टेशन पर उतरा तो 3 बज रहे थे। मैंने सोचा कि मेरी ट्रेन 5 बजे आएगी, 2 घंटे हैं मेरे पास घूमने के लिए, जल्दी घूम लेता हूँ और 5 बजे से पहले स्टेशन पर आ जाऊँगा तो मेरी ट्रेन मिल जाएगी और मैं टाइम से पहले अपने घर पर पहुँच जाऊँगा। मैं वहाँ खुली दुकानों के ओनर से पूछने लगा कि यहाँ पर सबसे नज़दीक मंदिर कहाँ पे है। उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया और उस डायरेक्शन को मैं फॉलो करता गया और उस टेम्पल में पहुँच गया, जिसे मदनपुर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी। मैंने माता जी के दर्शन किए और वहाँ से जंगल के रास्ते साइकिल लेकर जाने लगा। उस जंगल में
काफ़ी जानवर भी थे जिनको देखने के बाद मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 4 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अब इस जंगल से मुझे निकलना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे काफ़ी ज़ोरों का बाथरूम आया था। मैंने अपनी साइकिल को स्टैंड पर लगाया और बाथरूम करने लगा। बाथरूम करते करते जहाँ पर मैंने साइकिल खड़ी की थी वहाँ पर एक पटाखे की आवाज़ आई और मैं भागा भागा अपने साइकिल की तरफ गया। जाकर साइकिल की तरफ देखता हूँ कि उसका टायर बहुत बुरी तरीके से फट चुका है। अब साइकिल उस पोजीशन में आ चुकी थी जिसे अब धक्का देकर भी ले जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी तरह मैं उस साइकिल को धक्का देते देते आगे बढ़ने लगा। लेकिन मैं जितनी दूर जा रहा था मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जा रहा हूँ। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो 4:45 बज चुके थे। मैं सोचने लगा कि आज मेरी ट्रेन मिस होनी ही होनी है, लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं घूम फिर कर एक ही जगह पर आ रहा हूँ तो मैंने वहाँ की जमीन पर निशान लगा दिया और साइकिल को धक्का देने लगा। कुछ दूर जाने के बाद फिर मैं उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर मैंने धरती पर निशान लगाया था। मैं ये सोच के हैरान था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है कि जब मैं अपनी जगह को छोड़कर कहीं जा रहा हूँ मैं उसी जगह पर पहुँच जा रहा हूँ। और ये करते करते तकरीबन मुझे 2 घंटा हो गया था और इस समय घड़ी में 7 बज चुके थे और रात होने वाली थी। मुझे लग रहा था कि मुझे पेड़ू मदन ने अपने वश में कर लिया है। पेड़ू मदन वो घोस्ट है जो अकेले आदमी पर हावी हो जाता है और वो आदमियों को गुमराह कर देता है, जिसके बाद आदमी हमेशा के लिए भटक भी सकता है या फिर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो सही सलामत अपने घर जा सकता है। उस जगह पर कुछ देर खड़ा होने के बाद मुझे आगे की तरफ एक रोशनी दिखाई दी जिसका मैंने पीछा किया और वहां जाकर देखा तो वहां पर एक झोपड़ी बनी हुई थी, लेकिन उस झोपड़ी में कोई आदमी नहीं था। मैंने उस झोपड़ी में घुसकर अपनी साइकिल को बाहर खड़ा कर दिया और चुपचाप शांति के साथ उस झोपड़ी में बैठ गया। मैं सोचने लगा कि सुबह तक मैं किसी आदमी का इंतजार करता हूँ, हो सकता है कि वो मुझे रास्ता बता दे। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन उस जंगल में ना तो खाने के लिए कुछ चीज़ था और ना ही मैं अपने साथ कोई चीज़ खाने के लिए ले गया था। और जंगल से काफ़ी अजीब तरह की आवाज़ें भी आ रही थी जिसे सुनने के बाद मैं थोड़ा डरने लगा। मैंने अपने सर को उस झोपड़ी से बाहर निकालकर उस जगह पर देखा। मुझे 8 रोशनियाँ एक जगह पर दिख रही हैं और वो दाएं बाएं चारों तरफ घूम के देख रही हैं। ना तो उस अंधेरी रात में उनके हाथ पांव नजर आ रहे थे मुझे, बस उनकी आंखें चमक रही थी। जिसके बाद मैं उस झोपड़ी में चुपचाप जाकर बैठ गया। तभी थोड़ी देर के बाद मेरी साइकिल का अगला टायर भी फट गया। मुझे रियलाइज हुआ कि इस टायर को फाड़ने में उन्हीं आदमियों का हाथ है जो मुझे दिखाई दिए थे, क्योंकि यहाँ पर मेरे और उनके अलावा कोई है भी नहीं और इस समय मैंने साइकिल का यूज भी नहीं किया है। और देखते ही देखते साइकिल वो धड़ाम से गिर गई। मैंने इस चीज को देखकर अपनी सांस रोक ली और सोचने लगा कि काश मैंने अपनी मम्मी की बात मानी होती। तभी मैं सुनता हूँ कि जो आदमी वहाँ खड़े थे वो मेरी झोपड़ी की चारों ओर घूमने लगे और अजीब अजीब सी आवाज़ों में बातें कर रहे थे। ना तो मुझे उनकी लैंग्वेज समझ आ रही थी, बस ये था कि मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ये मुझे इस झोपड़ी में ना मार दें और मैं चुपचाप उस झोपड़ी में बैठा रहा बिना किसी हलचल के साथ। देखते ही देखते वो आवाज़ें और तेज होनी शुरू हो गई। उनकी आवाज़ें तेज होने के साथ साथ काफ़ी डरावनी थी कि अगर कोई आदमी सुन ले तो वही बेहोश हो जाए, लेकिन मैंने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया। तभी मुझे 4-5 आदमियों की आवाज़ें सुनाई दी, जो आवाज़ें मेरे नज़दीक आ रही थी और ये आवाज़ें धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। तभी मैं देखता हूँ
कि उस फॉरेस्ट के गार्ड मेरे पास आकर मेरे सामने खड़े हो गए और मुझसे कहने लगे कि इतनी रात को बेटा तुम क्या कर रहे हो। मैंने सारी बात बताई कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया था, लेकिन मैं यहाँ पर बार बार अपना रास्ता भूल जा रहा था और एक ही जगह पर बार बार पहुँच जा रहा था। तो उसमें का एक आदमी बोला कि तुम पेड़ू मदन घोष का शिकार हो गए हो और वो अच्छा हुआ कि तुम इस झोपड़ी में आ गए, नहीं तो तुम्हारी जान के आज लाले पड़ गए होते। मैंने उस गार्ड से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो वो गार्ड कहने लगा कि यहाँ पर इस जंगल में काफी ऐसे हादसे हो चुके हैं और काफी इस जंगल से डेड बॉडी भी मिली है। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम सही सलामत हो। और मैं उन पांचों को एक साथ जंगल में घूमता देखकर ये समझ चुका था कि किसी भी जंगल में अकेला नहीं घूमना चाहिए। जिसके बाद उन गार्ड्स के साथ मैं सुबह तक उस झोपड़ी में रहा और सुबह होने के बाद उन गार्ड्स ने मुझे वाल्मीकि नगर स्टेशन पर छोड़ा, जहां से मैंने अपनी रामनगर की ट्रेन पकड़ी और सीधा घर चला आया। तो दोस्तों, आप इस कहानी से समझ ही चुके होंगे कि किसी भी जंगल में अकेला घूमना कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।